सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों धीरे धीरे परीक्षा का समय नज़दीक आ रहा है और हम सभी डटकर तैयारी में लगे हैं। आपके इस चैनल से लगभग प्रत्येक दिवस में एक एक प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। वैसे तो आज के सेशन में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट। इस बुक में आपको मिल जाएंगे और ये वार्षिक अंक है जिसमें बहुत ही सहजता से कंटेंट को छापा गया है। ये पुस्तक में खास तौर पर यूपीएसएससी पेट को ध्यान में रखते हुए पब्लिश की गई है। इस परीक्षा रिफ्रेशर में पॉइंट टू पॉइंट स्टडी की बात की गई है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इस बुक में दिए गए कंटेंट और परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, जिनमें आपका आता है यूपीपीएससी, आरओआरओ, एपीएस, बीपीओ और यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, एसएससी के अंतर्गत एसएससी एमटीएस, जेएसएससी, जेई, आईबीपीएसपीओ और जेएसए, आईबीपीएस क्लर्क, जेल वार्डन, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, सीजीएल अर्थात और बहुत सी आगामी परीक्षाएं हैं जिनके लिए उपयोगी है। दोस्तों आने वाली आगामी परीक्षाएं जो हैं इनको सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। वैसे कि जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हर मर्ज में एक एंटीबायोटिक ज़रूर देता है। वैसे ये मान के चलते हैं कि ये पुस्तक हमारे लिए एक एंटीबायोटिक का काम करेगा जो हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज के इस सेशन के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं वो है राष्ट्रीय सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं और कुछ कंटेंट में डिटेल्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसके डिटेल्स को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, सितंबर 2023 में भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए हैं रामनाथ कोविंद, अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी और गुलाम नबी आज़ाद। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि रामनाथ कोविंद इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में गहनता से अध्ययन कर लेते हैं। तो ये है एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित समिति का गठन और इसकी जो तिथि है दोस्तों वो है 2 सितंबर 2023। समिति 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति है और अध्यक्ष जो है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इसके थे। और समिति के अन्य सदस्यों में देख लेते हैं तो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी हैं, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद हैं और 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह हैं, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सिंह कश्यप हैं, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी हैं और वकील हरीश साल्वे हैं। अब बात कर लेते हैं समिति का कार्य क्या है। तो संविधान की व्यवस्थाओं के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा, नगर निकाय, पंचायत चुनाव को एक साथ कराने की संभावनाओं का पता लगाएगी और इस संबंध में अपने सुझाव देगी। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो चुनाव के समय और विभिन्न चरणों के बारे में अपनी सरकार को सुझाव देगी और एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था के लिए जरूरी मानव संसाधन के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट की उपलब्धता भी पता लगाएगी। चलिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत देख लेते हैं। तो देश में 1951-52 से लेकर के और 1967 तक की विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होते रहे हैं। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समिति की बैठकों के विशेष आमंत्रित में सदस्य के रूप में शामिल होंगे। चलिए अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो वो है दोस्तों अगस्त 2023 में चर्चा में रहा ये कच्चा द्वीप क्या है। तो द्वीप है, ज्वालामुखी है, टाइगर रिजर्व है या उल्कापिंड है। तो ये हो जाएगा आपका द्वीप है। ये क्या है? द्वीप है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं और अगले पॉइंट को देख लेते हैं। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कच्चा टीबू द्वीप है क्या? तो संदर्भ में अगर देखा जाए तो 10 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देते हुए कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार ने वर्ष 1974 में
कच्चा तीवू द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया था। और द्वीप की स्थिति की बात की जाए तो ये तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में कहाँ है, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, अर्थात जो पाक जलडमरू मठ है वहीं पर है। और वर्ष 1974 में सशस्त्र समझौता हुआ था। 1974 से 76 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री माओ भंडार नाइके के साथ 4 समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और इसके फलस्वरूप द्वीप श्रीलंका के अधीन चला गया। तो चलिए इस द्वीप के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल दोस्तों है वो 285 एकड़ का है। और मुख्य भूमि से द्वीप की दूरी की बात करते हैं तो ये रामेश्वरम यानी तमिलनाडु में पड़ता है से 12 मील और जाफना के नेदुंडी से 10.5 मील की दूरी पर है। और द गजेटियर के अनुसार ये 20वीं सदी की शुरुआत में रामनाथपुरम के सीनकुप्पम और पदयाची के यहाँ एक मंदिर का निर्माण कराया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के अंतर्गत इसको जान लेते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या है उसको देखते हैं। तो दोस्तों वर्ष 1991 में तमिलनाडु विधानसभा ने द्वीप को वापस लेने की मांग करते हुए सुझाव प्रस्ताव पास किया था। और वर्ष 2008 में तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर की। याचिका में कच्चा तीवू द्वीप को लेकर हुए समझौते अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेंट एंटनी चर्च भी इसी निर्जल द्वीप पर स्थित है। और कच्चा तीवू द्वीप का निर्माण 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ था। कैसे हुआ था? ये 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ था। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन के रूप में दिया है, अगस्त 2023 के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कंटेंट यानी ISSE प्रतियोगिता के विजेताओं की घोषणा की। और नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड में कौन सा शहर दूसरे स्थान पर रहा है? दोस्तों इसके ऑप्शन में दिया है इंदौर, सूरत, आगरा और भोपाल। तो कौन रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा वो सूरत रहा है, सूरत रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले इस पॉइंट को डिटेल से जान लेते हैं। तो ये इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड जो कॉन्टेस्ट है वो 2022 है। और इसकी तिथि की बात की जाए तो वो है अगस्त 2023। और संस्करण कौन सा है? चौथा संस्करण है। पिछले संस्करण की यदि बात की जाए तो 2018, 2019 और 2020 में आयोजित किए गए थे। और अवार्ड प्रदान किया इनको जाता था। तो 6 श्रेणियों में कुल 64 अवार्ड दिखाए गए हैं, जिसमें पहला है ये परियोजना पुरस्कार है, दूसरा है इनोवेशन पुरस्कार, तीसरा है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शहर पुरस्कार और चौथा है राज्य पुरस्कार, पाँचवा है यूटी पुरस्कार, छठवां है पार्टनर पुरस्कार। और फिर हमारा जो आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग द्वीप पे थीम है, अलग अलग थीम है और अलग अलग ये थीम दिखाए गए हैं। तो विजेताओं की सूची की बात की जाए तो विजेताओं की सूची के अंतर्गत दोस्तों ये स्मार्ट यानी राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड विजेता ये फर्स्ट जो है इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, और सूरत है जो कि गुजरात में पड़ता है, और आगरा शहर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये रहे हैं। और स्टेट अवार्ड विजेता के मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश है। यूटी अवार्ड की बात करें तो दोस्तों चंडीगढ़ है। और ईस्ट जोन यानी जोनल स्टार सिटी अवार्ड विजेता की बात करें तो रांची है जो कि झारखंड की राजधानी है, और भुवनेश्वर उड़ीसा है। वेस्ट जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड विजेता की बात की जाए तो अहमदाबाद गुजरात है, और सोलापुर यानी महाराष्ट्र पड़ता है, सोलापुर मुंबई। तो साउथ जोन यानी जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड विजेता कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है, और बलगावी जो कि कर्नाटक में पड़ता है। इसी प्रकार नॉर्थ ईस्ट जोन जो जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड विजेता ये कोहिमा नागालैंड और नामची सिक्किम में पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नॉर्थ जोन जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड विजेता वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। निर्मित पर्यावरण श्रेणी का अवार्ड विजेता फर्स्ट तो कोयम्बटूर है, दूसरा इंदौर है, और तीसरा न्यू टाउन कोलकाता और कानपुर है। संस्कृति की श्रेणी अवार्ड विजेता की बात की जाए तो अहमदाबाद है, भोपाल है और तेजावर है। तो इकोनॉमी श्रेणी की अवार्ड की विजेता की बात की जाए तो जबलपुर है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, इंदौर है मध्य प्रदेश में पड़ता है,
और लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे दिया है गवर्नर श्रेणी का अवार्ड विजेता है तो दोस्तों चंडीगढ़ है, पिपरी है और चिंचवड़ है और जबलपुर और उदयपुर है जो कि ये दोनों राजस्थान में पड़ते हैं। और सैनिटाइजेशन श्रेणी के अवार्ड विजेता हैं तो वो इंदौर है और काकीनाडा है, अहमदाबाद और चंडीगढ़ है। और सोशल इम्पैक्ट श्रेणी के अवार्ड विजेता की बात करें तो बड़ौदा है, आगरा है, रायपुर और तूतुकुड़ी है। शहरी वातावरण श्रेणी के विजेता की बात करें तो इंदौर है, शिवमोगा है और जम्मू है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो अगला है जम्मू। जम्मू की बात की जाए तो जल श्रेणी विजेता के तौर पर इंदौर है, आगरा है और इंदौर है, आगरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा दिया गया है जो वो है यानी ICCC ICCC की बात करें तो बिजनेस मॉडल श्रेणी में विजेता और विजेता कौन है तो अहमदाबाद, सूरत, आगरा और ग्वालियर हैं। और मोबिलिटी श्रेणी के विजेता कौन है तो चंडीगढ़ है, न्यू टाउन है, कोलकाता है और सागर है। इसी क्रम में इनोवेशन आइडिया श्रेणी के विजेता की बात करें तो वो हुबली, धारवाड़ है, सूरत है और रायपुर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य की बात की जाए तो ये 25 जून 2015 को इसका शुरुआत किया गया था और इस मिशन का उद्देश्य था स्मार्ट सॉल्यूशन के माध्यम से अपने नागरिकों को मुख्य बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और सामान्य जीवन की गुणवत्ता प्रदान करना है। अब विशेष रूप से देख लेते हैं। तो विशेष की यदि बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 सितंबर 2023 को इंदौर मध्य प्रदेश में ISSC 2022 पुरस्कारों के विजेताओं को सम्मानित करेंगी। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है अगस्त 2023 में भारत का पहला बायोडायवर्सिटी विलेज एटलस किससे जारी किया है तो वो प्रमोद सावंत ने किया है, नीतीश कुमार ने किया है, योगी आदित्यनाथ किया है, अरविंद केजरीवाल ने किया है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो दोस्तों किसने किया है तो किया है प्रमोद सावंत ने किया है जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा भारत का पहला ये है बायोडायवर्सिटी विलेज एटलस जारी किया है। तो जारी तिथि जो है 16 अगस्त 2023 है और जारीकर्ता प्रमोद सावंत हैं जो कि मुख्यमंत्री गोवा के हैं। और जारी एटलस भारत का पहला जो बायोडायवर्सिटी विलेज एटलस यानी उत्तरी गोवा के मायूम गांव में जैव विविधता एटलस है और विशेष ये भारत का पहला विलेज एटलस है। और अगस्त 2023 में भारत के किस राज्य में भारत सरकार का पहला AI स्कूल लॉन्च किया गया है तो ऑप्शन देख लेते हैं। कर्नाटक है, गोवा है, हरियाणा है और केरल है। तो इसमें जो केरल है दोस्तों ये है इस राज्य का भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है भारत का पहला AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्कूल जो लॉन्च हुआ है। लॉन्च तिथि है 22 अगस्त 2023 को और लॉन्चकर्ता कौन है वो रामनाथ कोविंद यानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति ये हैं। और लॉन्च स्थल क्या है वो है शांतिगिरी विद्या भवन, तिरुवनंतपुरम, केरल और AI स्कूल इतने हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है ये भारत का पहला ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट स्कूल है और ये स्कूल कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए होगा। AI स्कूल के छात्रों की अगर संख्याओं सदस्यों और विभिन्न स्तरों परीक्षण, योग्यता परीक्षा, परामर्श, कैरियर योजना सहायता और मेमोरी ट्रिप से सहायता मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है अगस्त 2023 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में खोला गया है तो क्या भुवनेश्वर में खोला गया है, हैदराबाद में, कर्नाटक या बंगलुरु में खोला गया है तो ये सही जो जवाब हो जाएगा इसका ये बंगलुरु में खोला गया है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है दोस्तों वो है भारत का 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। अब ये भारत का जो 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस है कहाँ है तो इसके उद्घाटन की यदि बात की जाए तो उद्घाटन इसका है 18 अगस्त 2023 को। और उद्घाटन स्थल की बात करें तो बेंगलुरु कैम्ब्रिज ये लेआउट में है और उद्घाटन करता है अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय रेल मंत्री हैं। डाकघर का निर्माण ये लॉन्सन एंड ध्रुवो लिमिटेड IIT मद्रास के तकनीकी सहयोग से है। अब आता है 7वां नंबर क्वेश्चन। तो अगस्त 2023 में घोषित प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया है तो दोस्तों जो बजट निर्धारित किया गया है वो 13,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। अर्थात इसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत ये 13,000 करोड़ रुपए जो है लॉन्च किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है क्या
इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये मंजूरी जो तिथि है इसकी वो 16 अगस्त 2023 की है और लागू की तिथि है वो 17 सितंबर 2023 की है। अब घोषणाकर्ता की बात करें तो नरेंद्र मोदी हैं जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और स्वीकृति बजट की बात की जाए तो 13,000 करोड़ रुपए है। योजना का पूरा नाम पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना है और योजना के बारे में जानकारी करते हैं अगर तो ग्रामीण और शहरी भारत के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देने के लिए एक केंद्रीय योजना पहली बार में 18 पारंपरिक व्यवहारों को शामिल किया जाएगा और कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड के माध्यम से पहचान की जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लाभार्थी की बात करें तो कारपेंटर हैं, नाव बनाने वाले हैं, अस्त्र बनाने वाले हैं, लोहार हैं, ताला बनाने वाले हैं, सुनार हैं, कुम्हार हैं, दर्जी, धोबी, नाई आदि आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत परिसर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पास के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो वो पोर्टल आता है गो कोर्ट या सुस्वागतम, वेलकम सुप्रीम कोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सुस्वागतम। सुस्वागतम इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कि सुस्वागतम पोर्टल है क्या। तो दोस्तों इसके लॉन्च तिथि की बात की जाए तो 10 अगस्त को लॉन्च किया गया और लॉन्च करता जो है सुप्रीम कोर्ट है और कार्य हेतु अदालत परिसर में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पास के लिए है। और ये लाभ सुस्वागतम पोर्टल अब वकीलों, वादियों, क्लर्कों, आगंतुकों और मीडिया कर्मियों को ये ऐप के साथ पंजीकरण करने और सुप्रीम कोर्ट के ऑनलाइन प्रवेश पास बनाने की अनुमति देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इतनी बात तो तय है कि इसमें क्वेश्चन है और क्वेश्चन की डिटेल्स दिए गए हैं और क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 9वां क्वेश्चन हमारा आता है वो है अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने अमृत भारत स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों वो 508 आधारशिलाएँ रखी हैं इन्होंने। चलिए अब प्रधानमंत्री ने देश भर में अगर 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है तो चलिए उसके बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आधारशिला रखने की तिथि है वो 6 अगस्त 2023 है और आधारशिला जो रखी है वो प्रधानमंत्री मोदी ने रखी है। पुनर्विकास के लिए चयनित रेलवे स्टेशन की लागत जो है 1470 करोड़ है और पुनर्विकास संबंधी योजना अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के अंतर्गत। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों। तो बात की जाए तो पुनर्विकास के लिए चयनित 508 रेलवे स्टेशन में उत्तर प्रदेश और राजस्थान, बिहार यानी संख्याएं दी गई हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, उड़ीसा, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु ये सभी शामिल हैं। चलिए आगे और ये दक्षिण भारत के जो है देश हैं, राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगस्त 2023 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने 692 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला पॉइंट है हमारा ये है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो कि 692 करोड़ रुपए की लागत से 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मंजूरी तिथि की बात करें तो 1 अगस्त 23 को दी गई है और मंजूरी प्रदाता राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है और मंजूर परिभाषाएं हैं। तो अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्यकारी समिति को 50वीं बैठक के पर अवसर है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों एक जो है अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो उत्तर प्रदेश के लिए 66 यानी 661.74 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 3 सर्वविशेष प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी है और समिति ने 60 शहरों के लिए शहरी नदी प्रबंधन योजना तैयार करने की परियोजना को भी मंजूरी दी है। अब इसी क्रम में आगे देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में अब तक का लगभग 38,126 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 452 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इनमें से 254 पूरी हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अगर तो अगस्त 2023 में भारत सरकार ने इनवाइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार की घोषणा की है। योजना की शुरुआत कब की गई है? तो 1 सितंबर 2003 को, 5 सितंबर 2023 को, 6 सितंबर 2023 को या दिसंबर 2023 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 सितंबर 2023 को। 1 सितंबर 2023 को इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा बिल मेरा अधिकार। तो घोषणा माह जो है अगस्त 2023 है और शुभारंभ की तिथि है 1 सितंबर 2023 है और
सुधार करता है वो भारत सरकार है और उद्देश्य इस योजना को उद्देश्य आम जनता के व्यवहार में अनुकूल दबाव लाना है ताकि वह समस्त विक्रेताओं से बिल मांगने को अपना अधिकार और हक मानना मानना जो है शुरू कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है योजना का विवरण देख लेते हैं। तो योजना का विवरण दिया गया है। ये योजना 1 सितंबर 2023 से शुरू की गई है और ये योजना आरंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यानी असम नगर हवेली में दमन दीव में शुरू की जाएगी। इस वॉइस जो iOS और एंड्रॉयड और उपलब्ध मोबाइल एप्लीकेशन मेरा दिल मेरा अधिकार के साथ साथ वेब पोर्टल भी अपलोड किए जा सकते हैं। और अगस्त 2023 में राजस्थान के उत्पादों को जो है भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 अगस्त 2023 में राजस्थान के कितने उत्पादों को ये प्रायोगिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा 4। तो चलिए दोस्तों अब इसी क्रम में राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश और 7 उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया है। प्रदान माह है वो अगस्त 2023 है और प्रदानकर्ता कौन कौन है? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DIPWT और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत चेन्नई में अवस्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा ये 7 उत्पादों को प्रदत्त कराई गई हैं। अब इसमें आता है उदयपुर गुप्तकारी धातु हस्तशिल्प जो राजस्थान में है, बीकानेर काशीदकारी शिल्प हस्तशिल्प राजस्थान में है। नेक्स्ट है गोवा मंगूर आम कृषि गोवा में है और गोवा बेसिन खाद्य गोवा में है और जो जलेसर धातु शिल्प हस्त है उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो वो है क्वेश्चन जो है जुलाई 2023 में केंद्रीय और गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए कहाँ पर विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र जो है वो उद्घाटन किया गया है? तो नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई या तिरुवनंतपुरम। तो नई दिल्ली हो जाएगा। चलिए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। तो आगे इसका डिटेल है विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र, विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र। इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो उद्घाटन की तिथि है 22 जुलाई 2023 को और उद्घाटन स्थल है वो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF है, जिसमें परिसर है महिपालपुर है और नई दिल्ली है। और उद्घाटनकर्ता जो है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह। और इनको 4 घटकों में बांटा गया है: संचार एवं नियंत्रण केंद्र, घटना प्रबंधन केंद्र, विमानन अनुसंधान केंद्र और डेटा सेंटर केंद्र। तो मुख्य विशेषताएं इसकी क्या हैं उसको भी देख लेते हैं। तो उसके माध्यम से किसी निश्चित समय पर यात्रियों को संख्या के बारे में सही जानकारी प्राप्त की जा सकेगी और यात्रियों और हवाई यात्रा के डेटा की 24/7 निगरानी होगी। और अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन पर बम की धमकी वाली काल सुरक्षा उपकरणों का उपयोग और आदि जानकारी एकत्र की जाएगी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यह जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह ने किस क्रूज को साबरमती रिवर फ्रंट पर शुभारंभ किया था? तो मित्रों हो जाएगा अक्षर रिवर क्रूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में अहमदाबाद की डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अहमदाबाद भी तो साबरमती रिवर फ्रंट स्थल जो अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ है वो शुभारंभ तिथि है 2 जुलाई 2023 को। और ये शुभारंभकर्ता जो हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया गया है। और शुभारंभ स्थल जो है वो अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवर फ्रंट, इसका क्रूज नाम है अक्षर रिवर क्रूज। और विकासकर्ता अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड से मिलकर अन्य बने हैं। चलिए अन्य महत्वपूर्ण को देखते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण की बात की जाए तो तोकी क्रूज का निर्माण 15 करोड़ रुपए की लागत से मेक इन इंडिया के तहत किया गया है। और 165 यात्रियों की क्षमता वाला क्रूज 30 मीटर लंबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। तो 15 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो जुलाई 2022 यानी 23 में वर्ष 2021-22 के लिए शिक्षा का राज्यों के शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 किया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो जल्दी विचार कर लेते हैं। तो दोस्तों इस इंडेक्स में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों यानी ग्रेडों में वर्गीकृत किया गया है और किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष के 5 ग्रेडों में स्थान प्राप्त नहीं किया है। पंजाब, चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो सही बताना है तो एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सभी कथन सत्य हैं, तो सभी तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ये प्रश्न संख्या 11, इसको देख लेते हैं। तो ये अगस्त 2023 में भारत सरकार ने इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार की घोषणा की है। तो इस योजना की शुरुआत कब की गई है? ऑप्शन दिया गया है 1 सितंबर 2023, 5 सितंबर 2023, 6 सितंबर 2023 या 9 सितंबर 2023। तो इसका जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो 1 सितंबर 2023 होगा। चलिए अब इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। तो मेरा बिल मेरा अधिकार है ये, इसमें घोषणा माह जो है अगस्त 2023 में हुआ है और शुभारंभ की तिथि है दोस्तों 1 सितंबर 2023 और इसके जो शुभारंभ करता है वो भारत सरकार द्वारा की गई है। और इसके उद्देश्य क्या है उसको जान लेते हैं। तो उद्देश्य की यदि बात की जाए तो मित्रों उद्देश्य इसका है, इस योजना का उद्देश्य आम जनता के व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना है ताकि वे समस्त विक्रेताओं से बिल मांगने का अपना अधिकार और अपना हक मांगना शुरू कर दें। योजना के विवरण है तो उसको जान लेते हैं। तो योजना के विवरण की बात की जाए तो ये योजना 1 सितंबर 2023 से शुरू की गई है और यह योजना आरंभ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम, गुजरात, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे कि पुदुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में शुरू की जाएगी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा इनवॉइस iOS और एंड्रॉयड पर उपलब्ध मोबाइल एप्लीकेशन मेरा बिल मेरा अधिकार के साथ साथ वेब पोर्टल जो दिया गया है ये है वेब मेरा बिल .gst.gov.in पर भी अपलोड किया जा सकता है। अर्थात ये हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आगे चलते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में राजस्थान के कितने उत्पादों को भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है? तो दोस्तों वो 4 जो है भौगोलिक उत्पाद हैं उन पर जो है टैग प्रदान किया गया है। अब इसके डिटेल्स के बारे में देखते हैं। तो राजस्थान, गोवा, उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान किया गया है। प्रदान माह जो है अगस्त 2023 है और प्रदानकर्ता इसके हैं वो हैं उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जिसमें DIPTT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय MOCI के तहत चेन्नई में अवस्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा ये प्रदान किया गया है और प्रदत्त जो है इसके 7 उत्पाद हैं, वो 7 उत्पाद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा है ये है उदयपुर गुप्तकारी धातु शिल्प यानी हस्तशिल्प जो राजस्थान से संबंधित है और दूसरा है बीकानेर काशीदाकारी शिल्प जो हस्तशिल्प है ये राजस्थान से संबंधित है। तीसरा है बीकानेर उस्तकला शिल्प जो हस्तशिल्प है ये राजस्थान से संबंधित है और जोधपुर ये बंदेज शिल्प हस्तशिल्प राजस्थान से और गोवा मंकुर आम कृषि गोवा से संबंधित है। गोवा बेम्बिका खाद्य सामग्री गोवा से संबंधित है और जलेसर धातु शिल्प हस्तशिल्प उत्तर प्रदेश से सम्मिलित है। तो ये दोस्तों रहे कुल 7 GI टैग जो दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात की जाए, नेक्स्ट प्रश्न ही हमारा आता है। तो ये है प्रश्न संख्या 13। इसमें है जुलाई 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए कहाँ पर विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र जो है एविएशन सिक्योरिटी कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों वो जो किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। और विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र की बात की जाए तो इसके उद्घाटन तिथि में ये 22 जुलाई 2023 को की गई है और उद्घाटन स्थल इसका रहा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF परिसर महिपालपुर नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है इसके उद्घाटनकर्ता जो है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और घटक की बात करें तो इसके कुल 4 घटक हैं। संचार और नियंत्रण केंद्र, घटना प्रबंधन केंद्र, विमानन अनुसंधान केंद्र और डेटा सेंटर। इसकी मुख्य विशेषताओं की बात की जाए तो मुख्य विशेषताएं इसकी देख लेते हैं। तो इसके माध्यम से किसी निश्चित समय पर यात्रियों को संख्या के बारे में सही जानकारी प्राप्त की जा सकेगी और यात्रियों और हवाई यातायात के डेटा की 24/7 निगरानी यानी 24 घंटे जो है 7 दिन निगरानी की जाएगी और अति विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन, बम की धमकी वाली काल सुरक्षा उपकरणों का उपयोग आदि की जानकारी एकत्र की जाएगी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है जुलाई 2023
ये केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस क्रूज का साबरमती रिवर फ्रंट पर शुभारंभ किया है? तो दोस्तों वो है अक्षर रिवर क्रूज। अक्षर रिवर क्रूज का उद्घाटन किया है जो अमित शाह द्वारा किया गया है। ये अहमदाबाद साबरमती रिवर फ्रंट अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ है। इसकी जो तिथि है दोस्तों वो है जुलाई 2023, 2 जुलाई 2023 की तिथि है। और इसके शुभारंभकर्ता जो है वो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किए हैं। और शुभारंभ स्थल की बात की जाए तो अहमदाबाद स्थित साबरमती रिवर फ्रंट पर, और क्रूज का नाम है ये अक्षर रिवर क्रूज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विकासकर्ता के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मिलकर किया है। चलिए अब महत्वपूर्ण तथ्य कुछ दिए हैं उनको देख लेते हैं। तो क्रूज का निर्माण 15 करोड़ रुपए की लागत में मेक इन इंडिया के तहत किया गया है और 165 यात्रियों की क्षमता वाला ये क्रूज 30 मीटर लंबा है। कितना मीटर लंबा है? 30 मीटर लंबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो अगला हमारा है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये है जुलाई 2023 में वर्ष 2021-22 के लिए शिक्षा पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2 जारी किया गया है। इस संबंध में यानी इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। पहला कथन हमारा दिया गया है, यह है इस इंडेक्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर 10 श्रेणियों ग्रेडों में वर्गीकृत किया गया है। किसी भी राज्य या केंद्र सरकार यानी केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष 5 ग्रेडों में स्थान प्राप्त नहीं किया गया है और पंजाब और चंडीगढ़ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उपयुक्त कथनों में कौन सही है? केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड है, केवल थर्ड है या सभी सत्य हैं? तो मित्रों इसका सही जवाब हो जाएगा वो सभी सत्य हैं। जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो सभी सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वर्ष 2021-22 के लिए राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स 2 जो PGI 2 के नाम से प्रसिद्ध है। ये जारी तिथि जो है 7 जुलाई 2023 को है और जारीकर्ता शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा और तैयार किया गया है। तो किस विभाग के द्वारा तैयार किया गया है? ये शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा तैयार किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। तो ये इंडेक्स जो है इंडेक्स आकलन करता है और राज्य केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर स्कूल शिक्षा प्रणाली ये प्रदर्शन का है और ये इंडेक्स पहली बार जारी किया गया है। तो वर्ष 2017-18 के लिए जारी किया गया है और इंडेक्स में शामिल संकेतों की जो संख्या है वो 73 है और कुल अंक जो है दोस्तों वो 1000 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया 10 श्रेणियों ग्रेडों में है। तो उनको देख लेते हैं कौन कौन से ग्रेडिंग किए गए हैं। तो ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के बारे में दिया है। तो श्रेणी ग्रेड है, अंक है और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो ये 10, 6 और 941 से 1000 जिससे प्रदेशों की संख्या 0 है। उत्कर्ष है 881, 940 प्रदेशों की संख्या 0। अति उत्तम 821, 8 से 880 प्रदेशों की संख्या 0। इसी क्रम में उत्तम की बात करें तो उत्तम है 761 से 820 0 और प्रतिष्ठा ये है 701 से 760 0। इसी प्रकार जो है ये इंडेक्स दिए गए हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है जो शीर्ष 5 ग्रेड के स्थान पर प्राप्त करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 0 है और शीर्ष स्थान पर प्राप्त करता राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और चंडीगढ़ है जो ये प्रतिष्ठ सेकंड ग्रेड यानी 6वां ग्रेड में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर रुक करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कहते रहेंगे, ये है नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो ओवरऑल रैंकिंग जो है वो 7वीं श्रेणी में है और ये 7वीं श्रेणी के अंतर्गत जो आते हैं वो गुजरात है, केरल है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, दिल्ली है और पुदुचेरी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल रैंकिंग की 8वीं श्रेणी में तो छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन और दीव और दादर नगर हवेली जो कुल मिलाकर कुल 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं। चलिए अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है यह ओवरऑल रैंकिंग की 9वीं श्रेणी में कौन कौन आते हैं। तो असम है, नागालैंड है, उड़ीसा है, जम्मू और कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, मणिपुर है, तेलंगाना, त्रिपुरा, लद्दाख और उत्तराखंड सहित कुल 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो सबसे निचला ग्रेड जो है वो आकांक्षी 3rd है जिसमें प्राप्तकर्ता राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय और मिजोरम है।
अब आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार का ग्रेडिंग जो है आकांक्षी वो सेकंड है। और जुलाई 2023 में फिक्सी यानी EY द्वारा जारी रिपोर्ट रोड सेफ्टी इन इंडिया नेटवर्किंग थ्रू न्यूसेंस के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल जो मौतों की संख्या है उनका प्रतिशत लोग भारत में हर साल मौत का शिकार हो रहे हैं, ये परसेंटेज जो दिया गया है ये मित्रों 11% दिया गया है। अब इसकी बात कर लेते हैं तो सेफ्टी इन इंडिया नेटवर्किंग थ्रू न्यूसेंस रिपोर्ट है क्या, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये है जारी तिथि है, इसकी जारी तिथि 18 जुलाई 2023 है। और जारीकर्ता कौन है दोस्तों, तो फिक्की है। फिक्की है जो एक संस्था है FICCI। और सड़क दुर्घटना से भारत में होने वाली मृत्यु की प्रतिशत जो दी गई है वो 11% है। अर्थात अगर ओवरऑल संख्या की बात की जाए तो 1.5 मिलियन है। और सड़क दुर्घटना से मृत्यु के मामले में भारत का विश्व में पहला स्थान है। चलिए अन्य महत्वपूर्णों पर चर्चा कर लेते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण चर्चा में रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में प्रत्येक 24 सेकंड में यातायात दुर्घटना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 1.3 अरब से अधिक मौतों में 50 मिलियन गंभीर चोटों के साथ सड़क दुर्घटना मृत्यु का 8वां प्रमुख कारण है। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना में हम एस्टोनिया की आबादी के बराबर संख्या में लोगों को इस समय खो रहे हैं। भारत ब्रासीलिया घोषणा का हस्ताक्षर करता है जिसका लक्ष्य है 2030 तक सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली वैश्विक मौतों और चोटों की संख्या को आधा करना है। चलिए इसी क्रम में अगले पॉइंट को देख लेते हैं। तो ये है EY जिसे पहला अर्नेस्ट एंड यंग के नाम से जाना जाता था और वर्ष 1989 में लंदन में स्थापित पेशेवर सेवाओं की एक बहुराष्ट्रीय फर्म है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अगला पॉइंट ये है। नेक्स्ट है हमारा जुलाई 17 नंबर क्वेश्चन है। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर विचार करना है। चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का लक्ष्य है कि 2047 तक लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता को खत्म करना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में अर्थात 2023-24 से लेकर के और 2025-26 तक में लगभग 7.0 करोड़ यानी 7 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी। चलिए अब इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो इस कथन में दिए गए कौन से सही हैं, तो कौन सा सही है, इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सही हैं। तो फर्स्ट और सेकंड एक बार पुनः देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो दोस्तों हमारा है वो है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन का लक्ष्य जो है वो 2047 तक लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता को खत्म करना है। इसी क्रम में दूसरा भी है, इस मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में अर्थात 2023-24 से लेकर और 25-26 तक लगभग 7 करोड़ लोगों की जांच की जाएगी। ये दोनों पॉइंट हमारे सही हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्ति मिशन है क्या, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है शुभारंभ की तिथि है वो 1 जुलाई 2023 है और शुभारंभकर्ता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अर्थात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और शुभारंभ स्थल की बात करें तो यह है शहडोल मध्य प्रदेश से। और लक्ष्य की बात करें तो वर्ष 2047 तक लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता को खत्म करना है। और आगे बढ़ते हैं तो ये मिशन के तहत इस मिशन के तहत जांच की जाएगी और 2023-24 से 2025-26 लगभग 7 करोड़ लोगों की, ये तो पहले ही बताया जा चुका है। अब आता है 18 नंबर क्वेश्चन। तो जुलाई 2023 में राज्यसभा के सभापति की लैंगिक समानता स्थापित करते हुए उप सभापतियों के पैनल में कितने % महिला सदस्यों को मनोनीत किया है। तो 40% ऑप्शन है, 33% है, 60% है और 50% है। तो इसकी बात करें दोस्तों तो ये कुल 50% है। कितना % है, 50% है। अब आते हैं सभापतियों के पैनल में महिला सदस्यों का मनोनयन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मनोनयन माह जो है वो जुलाई 2023 है और मनोनयन करता है ये है जगदीप धनखड़, ये राज्यसभा के सभापति हैं। और उप सभापति के पैनल के सदस्य में 8 सदस्य कुल हैं और मनोनीत महिला में कुल 50% अर्थात कुल 4 महिला है। और मनोनीत महिला का नाम जो है, मनोनीत महिला का जो नाम है वो पहला नाम आता है दोस्तों PT उषा का, जो पद्म श्री पुरस्कार से, एक मिनट क्षमा करना, पहला नाम जो है वो PT उषा का है जो पद्म श्री पुरस्कार विजेता हैं और एक प्रसिद्ध एथलीट भी हैं। और दूसरा नाम आता है श्रीमती S
फांगनोन, ये जो है अप्रैल 2022 में नागालैंड में राज्यसभा के रूप में चुनी गई पहली महिला हैं और संसद या राज्य विधानसभा के किसी भी सदन के लिए चुनी गई दूसरी महिला हैं। अब तीसरा नाम आता है डॉक्टर फौजिया खान का। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं और अप्रैल 2020 में राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। और चौथा नाम जो मित्रों आता है वो आता है श्रीमती सुलसादेव का। वो बीजू जनता दल से हैं और जो जुलाई 2022 में राज्यसभा के लिए चुनी गई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो अगले पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आ गया। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर की बात करें तो जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता पद पर आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु वर्ष ही निर्धारण किया है। वो न्यूनतम आयु सीमा क्या है? क्या 40 वर्ष है, 46 वर्ष है, 44 है या 45 वर्ष है? तो दोस्तों वो जो आयु रखी गई है वो कुल 45 वर्ष रखी गई है, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो अब सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता पद के लिए नया जो गाइडलाइन, नया दिशा निर्देश है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए नए शिक्षा निर्देश शीर्षक के तहत ये प्रकाशित किया है। निर्देशित जुम्मा है वो जुलाई 2023 है। निर्देशनकर्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट है और निर्देश का आधार है वो इंदिरा जय सिंह बनाम भारत संघ 2017 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नए दिशा निर्देश के तहत जो लागू उम्र है वो 45 वर्ष रखी गई है। और जुलाई अब आता है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। तो जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, नागपुर में या भोपाल में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए, नई दिल्ली में हुआ है। अब नई दिल्ली में हुआ है तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का आयोजन के बारे में डिस्कस करते हैं। आयोजन अवधि जो है 29 से 30 जुलाई 2023 है और आयोजन स्थल है ये प्रगति मैदान जो स्थित भारत मंडप में नई दिल्ली में स्थित है, अर्थात प्रगति मैदान नई दिल्ली में स्थित है। अब इसके उद्घाटन करता है वो स्वयं प्रधानमंत्री हैं और आयोजन अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर ये किया गया है। इसका दोस्तों उद्देश्य जान लेते हैं। तो उद्देश्य की बात की जाए तो उद्देश्य में इस समागम का उद्देश्य शिक्षाविदों, क्षेत्र विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, उद्योग प्रतिनिधियों, शिक्षकों और स्कूलों के उच्च शिक्षा और कौशल संस्थानों के छात्रों सहित अन्य लोगों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने संबंधी अपनी अंतर्दृष्टि, सफलता की गाथाओं तथा सर्वोत्तम और तरीकों को साझा करने का, इन्हें आगे ले जाने का क्रम की रणनीति तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अब आते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं उनको देखते हैं। तो इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पीएम श्री योजना के तहत धनराशि की पहली किस्त जारी की। और दूसरा पॉइंट आता है प्रधानमंत्री ने शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की भारतीय भाषाओं में अनुदित पुस्तकों का विमोचन भी किया। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जुलाई 2023 में नीति आयोग के द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ऑप्शन आता है वर्ष 2015-16 में, वर्ष 2019 से 21 की अवधि में कुल 5 वर्ष के दौरान रिकॉर्ड 13.54 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर देखते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा है। बी पॉइंट देखते हैं तो गरीबों की संख्या में सर्वाधिक गिरावट उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है जो कि 3.43, अर्थात इसको सही लिख देते हैं 3.43 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। और भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या जो है वो वर्ष 2015-16 से 24.85% से गिरकर वर्ष 2019 से 21 में 14.96% हो गई है, 14.96% हो गई है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये डी ऑप्शन हमारा है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक गरीबी आबादी झारखंड में रहती है। तो डी वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक गरीबी आबादी जो है झारखंड में रहती है। अब इस राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों ये जो पुस्तक है हमारी, ये यूथ पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई है, जो करंट अफेयर से है और इसमें पॉइंटर के रूप में सारी चीज़ें दी गई हैं। इसमें क्वेश्चन है और प्लस इसका डिस्कशन भी दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं। तो यह है जारी तिथि इसकी है, अर्थात ये जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023, इसको जो जारी तिथि है वो 17 जुलाई 2023 है। और जारीकर्ता नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं। रिपोर्ट का पूरा नाम है वो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक
एक प्रगति समीक्षा 2023 है और संस्करण दूसरा है, पहला जो नवंबर 2021 में जारी किया गया था। ये जान लेते हैं। आधार की बात करें तो नवीनतम राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण यानी MFSS 5 2019 से 21 है। और आयाम 3 की बात करें तो स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर प्रत्येक को 1/3 भारांक मिल रहा है। संकेतक की बात की जाए तो 12 SDG संरक्षित पोषण, बाल और किशोर, मातृ मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा पर स्कूल में उपस्थिति, रसोई गैस स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास और संपत्ति बैंक खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त 5 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं तो बिहार है जो 33.76% है, झारखंड है 28.81% है, मेघालय 27.79% है, उत्तर प्रदेश है 22.93% है और मध्य प्रदेश 20.63% है। न्यूनतम आयामी गरीबी से ग्रस्त 5 राज्य हैं। अब केरल है, इसका जो प्रतिशत है वो 0.55% है, गोवा है 0.84% है, तमिलनाडु है 2.20% है और सिक्किम है 2.06% है और पंजाब है 4.75% हो रहा है। अब आते हैं सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त 3 केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर में देख लेते हैं। तो पहला आता है दादरा नगर हवेली और दमन दीव, जो कि पहले अलग अलग थे, अब जोड़ करके एक कर दिए गए हैं। तो इसका आता है 9.21% और जम्मू कश्मीर है, इसका प्रतिशत की बात करें तो ये आता है 4.80 और लद्दाख की बात करें तो ये 3.53% है और चंडीगढ़ 3.52% है। अब आते हैं न्यूनतम बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त 3 केंद्र शासित प्रदेश। इसमें जो पहला क्रम आता है मित्रों वो आता है पुदुचेरी का जो 0.85% है और लक्षद्वीप है दूसरा जो कि 1.11% है और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो 2.36% है। तो चलिए मित्रों अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्रम में देखते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 से 2019-21 तक 5 वर्षों की अवधि के दौरान रिकॉर्ड 13.54 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं और भारत में बहुआयामी गरीबी की जो संख्या है वर्ष 2015-16 की अपेक्षा 2015-16 में 24.85% से जो गिरकर वर्ष 2019 से 21 में 14.96 हो गई है और इसमें कुल 9.89 अर्थात 9.89% का उल्लेख गिरावट की जो है दर्ज की गई है। चलिए आगे पॉइंट को देखते हैं। तो ये वर्ष 2015-16 से 19 से 21 की अवधि के दौरान सर्वाधिक 3.43 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। इसके बाद बिहार 2.25 करोड़ और मध्य प्रदेश जो है 1.35 करोड़ का स्थान आता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। अब इस क्रम में अगर बात की जाए तो 2015-16 से 2019 से 21 की अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों की जो गरीबी प्रतिशत है वो 8.65 से गिरकर 5.27% हो गई है। इसके मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी जो तीव्रतम गति से 32.59 से घटकर 19.28 हो गई है। अब आते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात करते हैं। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो MPI है मूल्य उसका 0.117 से लगभग आधा होकर 0.66 हो गया है। इस दौरान गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। और मित्रों बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के सभी 12 मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार हुए हैं, जिसके फलस्वरूप भारत वर्ष 2030 से लेकर निर्धारित समय सीमा में काफ़ी पहले SDG लक्ष्य जो है 1.2 बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधा कम करने का लक्ष्य है और हासिल करने का पथ जो है अग्रसर है। अब इसका पहला संस्करण नवंबर 2021 में हुआ और जारी किया गया, जो कि राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 4NFS जो 2015-16 पर आधारित था। और मित्रों इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो वो है 22.93% की आबादी बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त है। जो गत संस्करण में अगर देखा जाए तो 37.68% थी। और अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है ये है 22 जुलाई 2023 में अडानी ग्रुप ने झारखंड के गोड्डा में स्थापित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट किस देश के पूर्ण लोड बिजली आपूर्ति शुरू की है। तो नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश और म्यांमार है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बांग्लादेश। ऑप्शन सी बांग्लादेश होगा। अब चलिए इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के पहले ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट से बिजली आपूर्ति शुरू हुई और बिजली आपूर्ति की बात की जाए तो ये झारखंड के गोड्डा में अडानी ग्रुप की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से की गई। और आपूर्ति किस देश को की गई तो ये दोस्तों ये बांग्लादेश को की गई।
अब प्लांट की क्षमता की बात करें तो ये क्षमता है 1600 मेगावाट, जो कि 800 से 800 मेगावाट की 2 यूनिटें लगी हुई हैं। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। तो ये भारत की पहली चालू अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है जहां उत्पादित बिजली का 100% दूसरे देश को आपूर्ति की जाती है। अब आते हैं 2017 की बात कर लेते हैं। तो वर्ष 2017 के पावर परसेंटेज एग्रीमेंट के तहत कुल 25 सालों तक गोड्डा पावर प्लांट से बांग्लादेश को बिजली आपूर्ति की जाएगी। और अब 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2023 में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो किसी ऑप्शन है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दोस्तों राजस्थान की न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित करने वाला जो इसका पहला राज्य है। इस संदर्भ में अगर बात की जाए तो इस संदर्भ में 21 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 ये ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस प्रकार का विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब आते हैं विधेयक के प्रमुख प्रावधान के बारे में बात करते हैं। तो प्रावधान के प्रमुख जो प्रावधान है विधेयक के, राज्य सभी परिवार, चाहे वो ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, अर्थात रूरल हो या अर्बन हो, को किसी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 125 दिनों को रोजगार गारंटी दी जाएगी। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में महीने में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी योजना है। विधेयक में अगर वृद्ध, विकलांग, एकल महिला आदि के मामले में न्यूनतम 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसमें प्रतिवर्ष 15% की बढ़ोतरी भी की जाएगी। और विधेयक में इस योजना के लिए कुल 2500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस कानून की खास बात यह है कि यदि किसी भी पात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ देने से इनकार किया जाता है अगर, तो ये अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, अर्थात अदालत में केस दर्ज करवा सकते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है 24 नंबर। 24 नंबर है, जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला गिग श्रमिक अधिकार विधेयक पेश किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तराखंड सरकार या राजस्थान सरकार। तो मित्रों अगर आंसर की बात करें तो हो जाएगा राजस्थान सरकार, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। अब चलिए देखते हैं दूसरा, अर्थात इसके डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो गिग श्रमिक रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर विधेयक 2023 जो है, इसके संदर्भ के संबंध में बात करते हैं। तो राजस्थान विधानसभा ने हाल ही में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विधेयक, गिग श्रमिक विधेयक पारित किया है। विधेयक पारित करने में आया है जो जुलाई 2023 है। और विधेयक जो पारित करता राज्य है वो राजस्थान है। अब आगे बढ़ते हैं, उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो उद्देश्य है गिग श्रमिकों के लिए सुरक्षा और लाभों की कमी को दूर करना है, और जिन्हें पहले ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो और अमेजन जैसी कंपनियों के कर्मचारियों के बजाय साझेदार के रूप में वर्गीकृत किया गया था। चलिए अब प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं। चलिए अब प्रमुख विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो पहुंच रहे हैं, ये है प्रमुख विशेषताएं। गिग श्रमिकों का पंजीकरण होना चाहिए, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच हो, शिकायत निवारण तंत्र है, और प्लेटफार्म आधारित गिग श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना, और प्लेटफार्म पर आधारित गिग वर्कर्स फंड एंड कल्याण शुल्क है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। अब पहुँच रहे हैं दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरा 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो कि ये है 25 नंबर क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो जुलाई 2023 में किसे पीछे छोड़ते हुए उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भारत में किसी भी राज्य के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो ये है दोस्तों ज्योति बसु हैं। अब चलिए इस प्रश्न के बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो नवीन पटनायक जो हैं वो दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब चलिए संदर्भ में इनके कुछ बात चर्चा कर लेते हैं। तो ये है 23 जुलाई 2023 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक 23 वर्ष अर्थात 139 दिनों के कार्यकाल के साथ भारत के किसी राज्य से दूसरे सबसे लंबे समय तक के सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु को पीछे छोड़ा, जो लगातार 23 वर्ष यानी 138 दिनों 21 जून 1977 से 5 नवंबर 2000 तक के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इनको पीछे छोड़ते हुए नवीन पटनायक जो है अब आगे निकल गए हैं। चलिए अब बात करते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करते हैं। तो इसके बारे में तो दोस्तों ये हमारा है नवीन पटनायक जो हैं, ये 5 मार्च 2000 को अब तक के उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इनके पार्टी के नाम में जो है ये बीजू जनता दल यानी बीजेडी है। क्या है? बीजेडी है। और अब आता है दूसरा पॉइंट। तो दूसरे पॉइंट की यदि बात की जाए तो मित्रों ये है भारत के किसी भी राज्य का सर्वाधिक लंबे समय तक
मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के नाम है, जो लगातार 24 वर्ष यानी 166 दिन 12 दिसंबर 1994 से 26 मई 2019 तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जुलाई 2000 अभी आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर की यदि बात करते हैं तो जुलाई 2023 में किस राज्य को भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब मिला है? कर्नाटक है, केरल है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल को मिला है, केरल को मिला है। अब भारत का पहला जो कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब है इसके बारे में डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना जो है कोच्चि केरल में हुई। उसका उद्देश्य है हितधारकों के बीच सहयोग, नवाचार और ज्ञान साझाकरण को बढ़ावा देने के लिए सस्ती और टिकाऊ पहुंच सुविधाओं में वृद्धि करना है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है CIH के कार्यक्रम प्रबंधन के उत्तरदायी जो केरल स्टार्टअप मिशन है अर्थात KSUM। और CIS से लाभ क्या है, लाभ भी देख लेते हैं। तो निर्माण से संबंधित अगर विश्वव्यापी ज्ञान को मजबूत करने में मदद मिलेगी और निर्माण के दौरान लागत, गुणवत्ता और समयबद्धता आदि सुनिश्चित होगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सहयोगी जो है, सहयोगी हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया एक अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन जो घर बनाता है और कम आय वाले परिवारों को आवास संबंधी सेवाएं प्रदान करता है, इसके सहयोग से स्थापित किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो मित्रों हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो अर्थात नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 27 नंबर है। हाल ही में वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है? क्या वो भोपाल बना है, हैदराबाद बना है, बेंगलुरु और कोच्चि बना है? तो वो जो शहर बना है मित्रों वो बेंगलुरु बना है, वो बेंगलुरु बना है। अब आते हैं बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो शामिल होने की जो तिथि है वो 27 जुलाई 2023 है और इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम जो WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है और बेंगलुरु इस फोरम में शामिल होने वाला विश्व का 41वां शहर है। कितना है? 41वां शहर है। और इसके पूर्व न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोक्यो और दुबई जैसे विश्व के 40 शहर इस फोरम में शामिल हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम जो है WCCF क्या है? ये शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि में संस्कृति की भूमिका पता लगाने के अनुसंधान और बुद्धिमत्ता का साझा करता है। इसकी स्थापना वर्ष 2012 में लंदन के संस्कृति और रचनात्मक उद्योग के उप महापौर जस्टिस सिमन्स द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 28वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, ये जुलाई 2023 में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? ऑप्शन दिए गए हैं मित्रों, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अब निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो ये है निर्यात तैयारी सूचकांक और निर्यात तैयारी सूचकांक एक व्यापक उपकरण है जो भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों को मापता है। क्या करता है? इनका मापन करता है। और इसकी जो तिथि जारी की गई है वो 17 जुलाई 2023 है और जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग है, जो कि योजना आयोग के बाद में बनाई गई है नीति आयोग। और इस नीति आयोग के द्वारा इसको जारी किया गया है और संस्करण इसका कौन सा है? तीसरा है। और स्तंभ नीति इसका क्या है? तो यह बिजनेस इकोसिस्टम और निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र और निर्यात प्रदर्शन। अब आते हैं उप स्तंभ 10 के बारे में चर्चा करते हैं। तो निर्यात संवर्धन नीति, संस्था ढांचा, व्यावसायिक वातावरण, आधारभूत संरचना, परिवहन, कनेक्टिविटी, निर्यात अवसंरचना, निर्यात अभिविधारणा और यानी निर्यात विविधीकरण और व्यापार समर्थन, अनुसंधान और विकास और संरचना विकास उन्मुखीकरण, ये सभी इसमें शामिल किए गए हैं। राज्यों के प्रदर्शन की बात करें तो क्या क्या है? तो शीर्ष तटीय प्रदर्शक जो राज्य हैं, पहला आता है तमिलनाडु है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा कर्नाटक है और चौथा गुजरात है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। तो अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। आगे दिया है पहाड़ों और राज्य का प्रदर्शन क्या है? तो पहला उत्तराखंड है, दूसरा हिमाचल प्रदेश है, तीसरा मणिपुर है, चौथा त्रिपुरा है। इसी क्रम में मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो भूमि से घिरे राज्यों का प्रदर्शन है, पहला हरियाणा है, दूसरा तेलंगाना है, तीसरा उत्तर प्रदेश है और चौथा पंजाब है। अब केंद्र शासित प्रदेशों के छोटे राज्यों की तुलना की जाए तो ये गोवा आता है, पहला होता है गोवा, दूसरा जम्मू एंड कश्मीर है, तीसरा दिल्ली है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अब
ये तो रहे अभी तक के जो पॉइंट हैं। अब आता है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? क्या पोलैंड में किया जाएगा, नॉर्वे में किया जाएगा, भारत में या स्वीडन में किया जाएगा? तो ऑप्शन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भारत में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। चलिए अब इसके बारे में डिटेल्स देखते हैं। तो मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन क्या है? आयोजन तिथि है 9 दिसंबर 2023। इसकी आयोजन तिथि 9 दिसंबर 2023 है और ये आयोजक देश की जो मेज़बानी करेंगे वो भारत करेगा और इसका संस्करण जो होगा 71वां संस्करण होगा और भारत द्वारा प्रतियोगिता की मेज़बानी जो की जाएगी वो दूसरी बार की जाएगी। अर्थात पहली बार एक बार की गई थी, जो पहली बार की गई थी वो 1996 में की गई थी और इस बार 2023 में की जाएगी। और नेक्स्ट है भारत में प्रतियोगिता का आयोजन होगा वो 27 वर्षों के बाद मित्रों होगा। भारत की तरफ से प्रतिभागी जो होंगे वो वर्तमान मिस इंडिया वर्षिनी शेट्टी होंगी और भारत द्वारा प्रतियोगिता जो जीती गई है वो 6 बार जीती गई है। भारत की ओर से विजेता पहली हैं रीता फारिया जो 1966 में जीती हैं। दूसरा ऐश्वर्या राय हैं जो 1994 में थी और डायना हेडन है जो 1997 में थी और युक्ता मुखी थी जो 1999 में थी और प्रियंका चोपड़ा थी जो 2000 में थी और मानुषी छिल्लर जो थी वो 2017 में थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट हमारा है 30 नंबर क्वेश्चन। अब बात करते हैं जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो ऑप्शन दिया है भोपाल, वाराणसी, जयपुर और रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 5 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और किसने रवाना किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रवाना किया गया है। और इस तिथि की बात करें तो 27 जून 2023 है और झंडी दिखाया किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ पर? ये भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर। और 5 वंदे भारत ट्रेनें कौन कौन सी हैं उनके बारे में देखते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भोपाल जो भोपाल रानी कमलावती जो इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस है और भोपाल रानी कमलापति जो जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस है और रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस है और धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस है और गोवा मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये कुल जो 5 भारत एक्सप्रेस ट्रेनें हैं इनके नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आता है, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठन की गई? जो कि ये घटना बड़े ही चर्चा में रही है। तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं अजय लांबा हैं, गीता मित्तल हैं, अशोक प्रभावकर हैं, हिमांशु शेखर दास हैं। तो कौन थे? तो ऑप्शन ये अजय लांबा के नेतृत्व में जो है अध्यक्षता में ये जांच आयोग का गठन किया गया था। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो मणिपुर हिंसा की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा जांच आयोग का गठन किया गया। गठन तिथि है 4 जून 2023। गठन करता है भारत सरकार और किसके तहत है? तो जांच आयोग अधिनियम 1952 के तहत है। और आयोग संरचना में कितने सदस्य हैं? तो कुल 3 सदस्य हैं। पहले सदस्य की बात की जाए तो न्यायमूर्ति अजय लांबा हैं जो कि अध्यक्ष हैं और हिमांशु शेखर दास हैं जो कि सदस्य हैं और तीसरे हैं आलोक प्रभावकर जो कि सदस्य हैं। अब अध्यक्ष की बात इस प्रश्न में पूछी गई थी तो अध्यक्ष के साथ साथ आपको सदस्य भी पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो देखते हैं। तो अजय यानी न्यायमूर्ति अजय लांबा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और आयोग का मुख्यालय इम्फाल में है। अर्थात मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। और आयोग अपनी पहली बैठक में 6 महीने के अंदर अपनी केंद्र रिपोर्ट सरकार को देगी। और आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो जून 2023 में किसके द्वारा भारत का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है? तो एग्रीगेट चेन्नई सिटी पुलिस है या एग्रीगेट नोएडा पुलिस है, कालू पुलिस स्टेशन बीकानेर है या अलका पुलिस स्टेशन गंजम है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन एग्रीगेट चेन्नई सिटी पुलिस ऑप्शन सही होगा। अब देखिए चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो ये है भारत का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है। लॉन्च तिथि है 29 जून 2023। लॉन्च करता है ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस और लागत इसकी जो हुई है वो 3.6 करोड़ हुई है। 3.6 करोड़ रुपए की लागत इसमें आई है। और उद्देश्य इसका क्या है? तो उद्देश्य की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो उद्देश्य इसका है हवाई निगरानी और आपराधिक गतिविधियों का त्वरित पता लगाना है इसका उद्देश्य। यूनिट में कुल शामिल हैं 20 पुलिसकर्मी और 3 श्रेणियों के कुल 9 ड्रोन शामिल हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
और अगला प्रश्न देखते हैं जो कि 33 नंबर क्वेश्चन हमारा है। जून 2023 में अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है मेटा और शिक्षा मंत्रालय, मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और ट्विटर और शिक्षा मंत्रालय, ट्विटर और बाल विकास मंत्रालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मित्रों, वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है, ये है अमृत जनरेशन अभियान नए भारत के सपने। तो शुभारंभ तिथि है 8 जून 2023। शुभारंभ करता है मेटा और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और संयुक्त रूप से इनकी पहल है। और उद्देश्य की बात करें तो 16 से 18 वर्ष तक आयु के युवाओं के भविष्य के लिए उनकी महत्वाकांक्षी यानी आकांक्षी जो सपने हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है अभियान में भाग लेने के लिए पात्रता मापदंड और दिशा निर्देशों का पूरा विवरण महिला और बाल विकास के फेसबुक GPA पेज और सोशल मीडिया हैंडल पर उपलब्ध है। और अभियान में भागीदारी के लिए अमृत जनरेशन का उपयोग करते हुए इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपनी आकांक्षाओं को प्रदर्शित करते हुए केवल एक रील बनाने की आवश्यकता है। अब इस अभियान के तहत कुल 50 प्रविष्टियों का चयन किया जाएगा, उन्हें मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये है 34 नंबर। जून 2023 में घोषित मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए गए हैं, इसे विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी का लाभ लेने के लिए शुरू किया जाएगा। इसे ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, वित्तीय संस्थानों या पूल करके वित्त पोषित किया जाएगा। या तीसरा ऑप्शन दिया गया है मित्रों, इस मिशन की अवधि 2023-24 से 27-28 तक का विस्तार किया जाएगा। तो इनमें उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये सभी कथन जो है सत्य हैं, सभी कथन सत्य हैं। अब मिशन ऑन एडवांस इन हाई इम्पैक्ट रिसर्च के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो इस संदर्भ की बात करें तो संदर्भ हाल ही में जो है विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए इस मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई है। और घोषणा तिथि 7 जून 2023 है। घोषणाकर्ता केंद्रीय विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह हैं। और मिशन शुरू किया जाएगा तो ये विद्युत मंत्रालय और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया जाएगा, अर्थात दोनों का संयुक्त रूप का पहल होगा। और वित्त पोषण ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का वित्तीय संसाधनों को पूरा करना है। और अतिरिक्त धन की आवश्यकता भारत सरकार के बजटीय संसाधनों में जुटाई जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा है, मिशन अवधि क्या है? तो 2023 से 24 है और 2023-24 से लेकर 27-28 तक के 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रारंभ किया जाएगा। और इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों और भविष्य को प्रासंगिकता के क्षेत्रों में पहचान करना और प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों को स्वदेशी विकास में शुरू करना है। सामूहिक विचार मंथन, सक्रियात्मक प्रौद्योगिकी विकास और प्रौद्योगिक हस्ताक्षर के लिए विद्युत क्षेत्र के हितधारकों को मंच प्रदान करना है। अब चलते हैं आगे पॉइंट को देखते हैं। तो स्वदेशी प्रौद्योगिकियों विशेष रूप से भारतीय स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है और पायलट परियोजनाओं और उनके व्यवसायीकरण का समर्थन करना है। उन्नत प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में तेजी लाने के लिए विदेशी गठजोड़ और द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से उन्नत प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब देश के विद्युत क्षेत्र में जीवंत और नवोन्मेषी परिस्थितिकी तंत्र को बनाना है और विद्युत प्रणाली से संबंधित प्रौद्योगिकियों को अनुप्रयोगियों विकास और क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आता है अनुसंधान के लिए चयनित क्षेत्र क्या क्या है। तो पहला लिथियम है, आयन स्टोरेज बैटरी का विकल्प है। दूसरा है भारतीय खाना पकाने के तरीकों के अनुरूप में इलेक्ट्रिक कुकर पैन को संशोधित करना है। तीसरा पॉइंट है गतिशीलता के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उच्च दक्षता ईंधन क्षेत्र है। चौथा है कार्बन अवशोषण है और भूतापीय ऊर्जा है। ठोस अवस्था प्रशिक्षण है और EV बैटरी के लिए नैनो तकनीक है। अब और आज जो हमारा 8वां पॉइंट आता है वो है स्वदेशी CRGO तकनीक है। और मिशन की संरचना क्या है? तो संरचना की अगर बात करते हैं तो 2 स्तरीय एक तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति और एक शीर्ष समिति है। तकनीकी कार्यक्षेत्र की समिति की बात करें तो अध्यक्षता किसने की है? तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा किया गया है। और कार्य की बात करें तो विश्व स्तर पर अनुसंधान के चल रहे उभरते क्षेत्रों का सर्वेक्षण और पहचान करना है और शीर्ष समिति को सिफारिश देना है।
अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो उन संभावित तरीकों को पहचान करना जिन पर मिशन के तहत विकास के लिए विचार किया जा सकता है। अब दोस्तों आते हैं शीर्ष समिति की बात करते हैं। तो अध्यक्षता इसकी किसने की है? केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा हुआ है। और कार्य क्या है? तो विकसित की जाने वाले प्रौद्योगिकी उत्पादों पर विचार विमर्श करना और अनुसंधान प्रस्तावों को मंजूरी देना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का कार्य करना है, सभी अनुसंधान प्रस्ताव परियोजना और अंतिम अनुमोदन प्रदान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो अगले पॉइंट पर पहुंचते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर की बात की जाए तो जून 2023 में अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और ISA की अस्थायी समिति में 8वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो मित्रों ये ऑप्शन दिया गया है, ये है नई दिल्ली, गुरुग्राम, वाराणसी और सूरत। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो नई दिल्ली हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ये दिया गया है। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन ISA की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक है। तो ये है आयोजन तिथि इसकी 6 जून 2023 है। आयोजन स्थल नई दिल्ली है और अध्यक्षता इसकी केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा ये किया गया था, RK सिंह द्वारा किया गया है। इसकी जो अध्यक्षता की गई है वो RK सिंह द्वारा की गई है और सह अध्यक्षता फ्रांस द्वारा की गई है। अब चलिए इस बैठक में आज ये देखते हैं कि इस बैठक में ISA सदस्य देशों में ISA के प्रदर्शन में परियोजनाएं और ISA और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग जो है संशोधन केंद्र और सोलर स्टार्टअप पर अब चैलेंजेज, ISA सोलर वित्त सुविधा, ISA अस्थायी समिति की 9वीं बैठक की ISA असेंबली 6ठे सत्र के लिए तैयारियों पर विचार विमर्श किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो 36 नंबर है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जून 2023 में जारी NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस शिक्षण संस्थान ने समग्र श्रेणी के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो वह है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास हो जाएगा। अब चलिए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो यह है NIRF इंडिया रैंकिंग 2023। जारी तिथि है इसकी 5 जून 2023 और जारी करता है डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, शिक्षा एवं विदेश राज्य मंत्री हैं। और ये संस्करण जो है 8वां है और प्रथम संस्करण जो वर्ष 2016 में जो है लॉन्च किया गया था। और रैंकिंग परिणाम की बात करें तो ये समग्र श्रेणी के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। क्या आता है? ये आता है मित्रों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास। और दूसरा आता है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और तीसरा आता है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली। अब आते हैं विश्वविद्यालय श्रेणी के अंतर में। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है और कॉलेज श्रेणी में है मिरांडा हाउस नई दिल्ली और शोध संस्थान की श्रेणी में है तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। और इंजीनियरिंग की श्रेणी में यदि देखा जाए तो क्या है? तो ये दोस्तों है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास है। और प्रबंधन की श्रेणी यानी मैनेजमेंट के बारे में देखा जाए तो ये IIM अहमदाबाद है। और चिकित्सा श्रेणी में देखा जाए तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS जिसका नाम है वो नई दिल्ली में है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। ये है जून 2023 में 5वें राष्ट्रीय रक्षा सूचकांक 2022-23 का अनावरण किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और छोटे राज्यों की श्रेणी में मणिपुर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तीसरा हमारा आता है वो है केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर ने पहला स्थान प्राप्त किया है या निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पहला और तीसरा सही है। पहला और तीसरा की बात कर लेते हैं। तो पहला हमारा दिया है ये बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और तीसरे की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 5 जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के लिए हैं उनको डिटेल से चर्चा करते हैं। तो अनावरण की तिथि है वो 7 जून 2023 है और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर है। और अनावरण करता है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जो हैं। और संस्करण इसका है 5वां संस्करण, प्रथम संस्करण वर्ष 2018-19 में हुआ था। जारीकर्ता की बात करें तो जारीकर्ता हैं इसके यह है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI और मापदंड इसके कुल 6 हैं। और मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े हैं, अनुपालन है, खाद्य परीक्षण, बुनियादी ढांचा और निगरानी है, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण है, उपभोक्ता सशक्तिकरण है। और 6वां जो हमारा है यह है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक सुधार। अब आते हैं उद्देश्य क्या क्या है इसके। तो उद्देश्य की बात की चर्चा करते हैं। तो देश में खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिस्पर्धा और सकारात्मक बदलाव लाना है।
और बड़े राज्यों की श्रेणी में कुल 20 राज्य हैं, जिनमें से केरल है, पंजाब है, तमिलनाडु है, और छोटे राज्यों की श्रेणी में जो है कुल 8 राज्य हैं। ये गोवा है, मणिपुर है, सिक्किम है, और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 8 राज्य हैं जो केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं। तो ये है, इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने जिलों के लिए ईट राइट चैलेंज के दूसरे चरण में विजेताओं को सम्मानित किया है और भाग लेने वाले 260 जिलों में 31 में से सफलतापूर्वक 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। असाधारण परिणाम वाले अधिकांश जिले उल्लेखनीय रूप में तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा आता है, ये है प्रश्न संख्या 42 है। मई 2023 में व्यसन मुक्त अमृतकाल अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, महिला आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। तो मित्रों, इसका जो जवाब हो जाएगा सही, वो हो जाएगा राष्ट्रीय बाल शिक्षा संरक्षण आयोग है। अब व्यसन मुक्त काल के अभियान में देखते हैं तो शुभारंभ की तिथि है ये 31 मई 2023 यानी विश्व तंबाकू दिवस के अवसर पर है और शुभारंभ करता है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। और उद्देश्य इसका है स्वास्थ्य और व्यसन यानी नशा मुक्ति भारत को बढ़ावा देना। अब इसके और बात करते हैं तो दोस्तों, बच्चों के बीच तंबाकू और नशीली दवाओं की लत की गंभीर समस्या का समाधान करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर। तो ये है, मई 2023 में किस राज्य में स्थित भारत के सबसे लंबे स्काई वॉक ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। अब भारत का सबसे लंबा स्काई ब्रिज क्या है, उद्घाटन की तिथि क्या है, उद्घाटनकर्ता कौन है? तो उद्घाटन की तिथि है 16 मई 2023 और उद्घाटनकर्ता हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन। और ब्रिज की अवस्थिति है टी नगर, चेन्नई। और ब्रिज की कनेक्टिविटी यह है मंबालम रेलवे स्टेशन और टी नगर बस टर्मिनल। इसकी लंबाई की बात करें तो ब्रिज की लंबाई दोस्तों है वो 570 मीटर है और ब्रिज की चौड़ाई 4.2 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है 44 नंबर क्वेश्चन। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीनवेश एकीकरण और सिटी 2 को बनाए रखने के लिए सिटी इन्वेस्टमेंट को मंजूरी दी है। सिटी 2 कार्यक्रम की निर्धारित अवधि क्या है? तो ये है 2023 से 27 तक की। 2023 से और 27 तक की इसकी अवधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिटी 2 कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। तो सिटी 2 कार्यक्रम जो है उसके बारे में देख लेते हैं। इस कार्यक्रम में शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, स्तर पर जलवायु उन्मुख सुधार कार्यों और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत मजबूती और ज्ञान पर विशेष ध्यान देते हुए चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने की परिकल्पना की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो मंजूरी प्रदाता हैं वो केंद्रीय मंत्रिमंडल है और जो प्रारंभ करता है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है और KfW यूरोपियन संघ है और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान है। मंजूरी तिथि है 31 मई 2023 और कार्यक्रम की अवधि है 2023 से 27 तक, कुल 4 साल की है। और उद्देश्य इसका है सिटीज 1 के अनुभव और सफलताओं का लाभ उठाना और उसका विस्तार करना। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं सिटीज फर्स्ट को MOHU और AFDEU और NIU द्वारा संयुक्त रूप से 2018 में लॉन्च किया गया था। और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, मई 2023 में भारत के किस राज्य को पहला पूर्ण रूप से ई शासित राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल। तो ये किसको ई शासित राज्य घोषित किया गया है? वो केरल को किया गया है। केरल को जो है शासित राज्य घोषित किया गया है। भारत का पहला ई शासित राज्य है ये और घोषणा तिथि है 25 मई 2023 और घोषित राज्य केरल है। घोषणा करता है पिनराई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री हैं जो वर्तमान में। और घोषणा स्थल है दोस्तों तिरुवनंतपुरम में, जो टोटल ई गवर्नेंस केरल कार्यक्रम के दौरान किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आज 46 नंबर। मई 2023 में भारत के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? भुवनेश्वर, देहरादून, लखनऊ और रांची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा देहरादून। चलिए आगे बढ़ते हैं और सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र को जान लेते हैं। तो ये है पृष्ठभूमि इसकी क्या है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 सितंबर 2019 को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को 14वें कांग्रेस ऑफ पार्टीज के दौरान सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की घोषणा की गई। उद्घाटन तिथि 20 मई 2023 है
और उद्घाटनकर्ता जो इसके हैं भूपेंद्र यादव हैं, जो इस समय केरल के मुख्यमंत्री हैं। और स्थापना स्थल की बात करें तो देहरादून में भारतीय वानिकी संस्थान और जिला परिषद ICFRE में है। उद्देश्य इसका है भूमि संरक्षण का आकलन और SDG के अनुरूप टिकाऊ भूमि प्रबंधन ढांचे पर निर्माण करना है। नेक्स्ट आता है हमारा UNCCD द्वारा उल्लिखित भूमि आधारित संकेतकों के मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग को मजबूत करना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ये दोस्तों, नेक्स्ट है 47 नंबर। तो मई 2023 में भारत के किस राज्य में 7 धार्मिक स्थलों को जोड़ने के लिए नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्टिफिकेट के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? कर्नाटक है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है और असम है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी, असम। इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, असम हो जाता है। चलिए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो नदी आधारित धार्मिक पर्यटन सर्किट जो है समझौता तिथि है 19 मई 2023 और पर्यटन सर्किट का विकास है ब्रह्मपुत्र नदी पर और इसके समझौताकर्ता राज्य हैं वो असम है। और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है वो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग प्राधिकरण IWAI और सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, असम पर्यटन विकास निगम लिमिटेड और अंतर्देशीय जल परिवहन निदेशालय के मध्य में है। अब ये किसे किसे जोड़ेगी? तो ये सागरमाला परियोजना गुवाहाटी में स्थित कामाख्या, पांडुनाथ और अश्वलाता और डाल गोविंदा, उमानंदा, चक्रेश्वर और अन्य जो है तीसरा नाम से ऐतिहासिक मंदिरों को एक साथ जोड़ेगी। चलिए अब देखते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर। यह है मई 2023 में किस राज्य के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जो पश्मीना प्रमाणन केंद्र का उद्घाटन किया है? मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो दोस्तों ये उत्तराखंड सही आंसर हो जाएगा। अब ये उद्घाटन माह जो है वो मई 2023 है और उद्घाटनकर्ता हैं भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री हैं। और उद्घाटन स्थल है भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड। उद्देश्य इसका है पश्मीना व्यापार को सुव्यवस्थित करना और संबंधित निर्माताओं, निर्यातकों, व्यापारियों और किसी भी प्रतिबंधित फाइबर से मुक्त वास्तविक पश्मीना उत्पाद को प्रमाणित करने के लिए वन स्टॉप परीक्षण सुविधा प्रदान करना है। अब इसके लाभ की बात करते हैं। तो लाभ है सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर प्रमाणित पश्मीना उत्पादों के प्रमाणन को सुव्यवस्थित करना है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय पश्मीना को विश्वास में बढ़ावा देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है 49 नंबर। मई 2023 में हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया का पहला परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन प्रदर्शन किस देश ने किया? भारत, चीन, जापान और इजराइल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं।